बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं और तीनों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कड़ाकेदार स्टोरीज़ हैं। पंजाब असम्बली में ये हंगामा आराई कराई किसने, अब तो वीडियो सामने आ गई हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि कुछ 1-2 रोज़ से आपने भी सुना होगा गालिबन, ये IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस साहब और फ़रा ख़ान, वही जो भाग गई हैं जमील गुजर की बीवी, उनके दरमियान ये क्या मसला चल रहा है, क्या कहानी है, क्या सूरत हाल है, कोई लेना देना, कोई क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब कि ये त्यारा जो चार्टर्ड त्यारा जो ख़ान साहब जिस पर कराची गए, वो चार्टर्ड त्यारा किसका था, उसका किराया किसने दिया, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दिलचस्प स्टोरीज़ हैं। और इस पर आने से पहले कि ये पंजाब असम्बली में ये हंगामा किसने करवाया, ये छोटी सी एक तस्वीर है जो पम्फलेट टाइप वो होती है ना, ये PTI के लोगों ने एहतजाज शुरू किया है, एहतजाज की कॉल दी है और इस पर लिखा हुआ है चलो चलो वाशिंगटन चलो। यानी वो जो इम्पोर्टेड यूथी है ना, जो अमेरिका में, उन्होंने वहाँ अमेरिका में भी एक एहतजाज की कॉल दी है कि जी हम वहाँ पे, और 17 तारीख़ को, अभी पाकिस्तान में तो 17 है दिन है, लेकिन वो वहाँ अमेरिका में जब हमारे यहाँ ये शाम हो जाएगी ना, तो उससे आनवर्ड, इवनिंग से आनवर्ड वहाँ दिन शुरू हो जाएगा। तो उस वक़्त उन्होंने वाशिंगटन में वाइट हाउस के सामने एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन साथ पम्फलेट पे बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि नो स्लोगन अगेंस्ट अमेरिका या नो एंटी अमेरिका स्लोगन, ये सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है ना। और नो लिटरिंग और इस तरह की कोई गाली गलोच नहीं, कोई गालम गलोच नहीं, कोई किसी किस्म का कोई एंटी अमेरिका स्लोगन नहीं, यानी अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगाना। इससे बड़ी मुनाफ़कत नहीं हो सकती कि आपने यहाँ तो तमाशा बनाया हुआ है, यहाँ असम्बली के फ्लोर पे भी आपके MNAs कह रहे हैं अमेरिका का जो यार है गद्दार है। अच्छा, आप यहाँ पर ना ये कहते हैं ना दोहरी मुनाफ़कत, यहाँ पर तिहरी मुनाफ़कत चल रही है, ट्रिपल मुनाफ़कत, ठीक, ट्रिपल हिपोक्रेसी। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर यूथियों को, कौमी यूथ को ये चूना लगाया जाता है, जनाब आप लगाओ अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा, क्योंकि अमेरिका ने ही साजिश की है इनके लीडर के बकौल। अच्छा, वो लगाते हैं नारा अमेरिका का जो यार है गद्दार है, और उनके ख़्याल में अमेरिका के जो यार हैं वो अपोजिशन वाले हैं, ठीक है ना। और उनके ख़्याल में अमेरिका का जो यार है, भाई मैं तो खुल के कहूँगा ना, उनके ख़्याल में, क्योंकि जब बैठते हैं तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें करते हैं, उनके ख़्याल में अमेरिका का यार जो है ना कंट्रोल टावर है, उनके ख़्याल में अमेरिका का यार अदलिया है, वो सारे उनके अलावा सारे भाई अमेरिका के यार हैं। अच्छा, ये मुनाफ़कत। दूसरी मुनाफ़कत ये है कि उनके अपने जो लीडरान हैं वो नहीं नारा लगाते, जिनके अमेरिका में मफादात फंसे हैं। शहबाज गाली को कहो ना कि लगाए ना नारा ना। अब शहजाद अकबर ने नाम जैसे ही निकाला है वो स्टॉप लिस्ट से, शहजाद अकबर फिर सुना है कि नस गया है, ठीक है ना, बैरून मुल्क। ख़ान साहब से कहें ना कि अगर अमेरिका ने इतनी बड़ी साजिश आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दी है, तो फिर आप ख़ुद बताएं कि जो आपके बकौल आप कहते हैं कि जो अपोजिशन ने उस साजिश का हिस्सा बनी, आप उनके ख़िलाफ़ तो रोज़ नारे लगा रहे हैं, उनको चोर और डाकू और चूहे और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाज रहे हैं। आप एक नारा लगा दें ना अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टेज से, और उस नारे का जवाब लेना। फिर आप बड़े इनकलाबी बन रहे हैं ना, तो लेना आप ना, क्यों नहीं है। अच्छा, इसके साथ बात यह है कि जो बाहर वाले हैं यूथिए, वो कभी पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाते हैं, कभी पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, लानत है ऐसी सोच पर। कभी जनाब क्या जलाते हैं, कभी आप कहते हैं कि मैं रेमिटेंस नहीं देंगे, हालांकि रेमिटेंसेस आ रही हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आ रही हैं। वो स्टेट बैंक ने भी कहा है, और साथ ये भी कि आप रेमिटेंसेस तो अपनों को भेजते हैं, आप पाकिस्तान पे उस तरह का कौन सा एहसान करते हैं, यहाँ किसी की वालदा है, किसी के भाई हैं, किसी पे क्या कौन है, तो आप उनको भेजते हैं। रेमिटेंसेस नाम नहीं भेजेंगे तो वो भी भूखे मरेंगे। अच्छा, फिर इसी तरीके से वो आप एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं और आपके लीडर कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तो साजिश ही अमेरिका ने की है, तो वाइट हाउस के सामने जाकर ज़रा एंटी अमेरिकन स्लोगन तो लगाएं ना, लग पता जाएगा। यहाँ तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आप नारे लगा रहे हैं,
कि जी, और वाइट हाउस के सामने आपकी जुर्रत नहीं है ना, ये तहरी मुनाफिकत है, ये ट्रिपल हिपोक्रेसी है। यहाँ पर देखें कौम यूथ के वो जो है ना यंगस्टर्स, वो एक वन व्हीलिंग करने वाले, उनको चवल बनाने के लिए, उनको चूना लगाने के लिए जी आप नारा लगाओ, ना स्टेज से लगाते हैं, ठीक है, और ना ही शहबाज गाली जैसा बंदा जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से तनख्वाह ले रहा है ना वो लगाता है। और इसी तरीके से ये दोहरी मुनाफिकत हो गई। और तहरी मुनाफिकत ये है ट्रिपल हिपोक्रेसी कि वो अमेरिका के वहाँ जो एहतजाज कर रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है उस पम्फलेट पर कि जी किसी ने नारा नहीं लगाना। अच्छा, अब आ जाएँ जनाब पंजाब असम्बली में किसने हंगामा आराई कराई। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, ये वीडियो तो खैर ये आपके सामने चल रही है, ये परवेज़ इलाही साहब हैं जो कि गैलरी से बंदे बुला रहे हैं। और ये जनाब इसके फ़ौरन बाद ना, इस वीडियो के बाद दूसरी एक वीडियो देखेंगे, वो भी इसी तरह से, उसका वो इसी वीडियो का दूसरा एंगल होगा, वो उसमें आप देखिएगा कि उसमें किस तरीके से वो जो है ना सारी चीज़। अच्छा खैर, अब आप आ जाएं इस पर कि परवेज़ इलाही साहब ये असम्बली में वो बुला रहे हैं, असम्बली में वो कह रहे हैं। अच्छा, फिर अब उसके बाद क्या हुआ, परवेज़ इलाही साहब ने पट्टी तो चढ़ा ली बाजू पर और पायडीन शायडीन करके, तो उनके कोई एक भी बूंद भी नहीं आई खून की कहीं और कपड़ों पर, उनके बाल ख़राब नहीं हुए, बड़ा जी उन पे हमला हो गया, ना किसी ने देखा ना कुछ। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बातें दो बताता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी कि जी मेरी दरख्वास्त पर FIR कराई जाए। पुलिस ने कहा जी बिल्कुल FIR कराते हैं, ठीक है ना, आप आएँ ज़रा, आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर, मेरे ख्याल उसके बाद शायद नस गए वो, आप आएँ यहाँ पर और आप आके दर्ज करवाएं FIR भी, लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि आप मेडिकल करवाएंगे। लो जी, अब या तो चौधरी साहब को सच्ची मुच्ची अपना बाजू तोड़ना पड़ेगा या फिर वो FIR वापस लेके शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो भाई बात ये है ना, पट्टी खुलेगी, वहाँ एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, सारा कुछ हो, तो एक एक चीज़ का पता चलेगा कौन सी हड्डी टूट गई है, कौन सी सूरत हाल है। ये वही वाली बात है कि ऑक्सीजन उन्होंने लगाई हुई थी, पीछे सिलेंडर कोई नहीं था। तो ये इस उम्र में भी अगर आप ये ड्रामेबाजियाँ करते हैं, मेरी कभी कभी प्रेशर ऑफ स्पीच वो होता है कि मुझे इन ड्रामेबाजियों से ना बहुत नफरत है, भले वो कोई कर रहा हो, ठीक है ना, इनसे मुझे बहुत चिढ़ है। वो बेचारे उस्मान बुज़दार साहब वो गए थोड़ी देर के बाद उनके चैम्बर में और उनकी तीमारदारी के लिए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वसीम अकरम प्लस को यानी उस्मान बुज़दार को अपना केस बयान कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी देखें इन्होंने मुझे मारा है और इस तरीके से मेरा बाजू तोड़ा है और ये किया है वो किया है। तो ये से अच्छा, उस्मान बुज़दार आप भी देख रहे होंगे कि असम्बली में, पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही के तकरीबन 1 फुट के फासले पर बैठे थे। चौधरी ने कहा जी मैं फ़लाँ जगह इधर गया तो उधर गया, तो उसने उन्होंने कहा अच्छा ये कब हुआ है, इससे मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला। ये उस्मान बुज़दार साहब की वर्डिंग थी, वो कहते मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपको कब मारा है। भाई किसी और को भी पता नहीं चला। तो अब ये खिफ़त छुपाने के लिए वो राजा बिशारत और दूसरे तीसरे ने कहा जी हमें पता चला है, हमने देखा है। भाई देखा है तो असम्बली के एक इंच पर कैमरे लगे हुए हैं। पहले भी इस परवेज़ इलाही साहब ने ड्रामा किया कि ये नून लीग वालों ने और बाकी ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इन्होंने असम्बली की तोड़ फोड़ की है और वो इस वजह से इजलास को आगे लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी अगर हमने कोई तोड़ फोड़ की है ना तो एक एक सेकंड की वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग हो रही है। परवेज़ इलाही साहब से कहें कि वो रिकॉर्डिंग कौम के सामने रख दे। फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब चुप कर गए, बिल्कुल उनको चुप लग गई। तो ये इस एज में भी लोग पता नहीं 70 साल क्रॉस कर गए हैं गालिबन, आप इस एज में भी कैसे ड्रामेबाजियाँ कर लेते हैं। मुझे तो ये इस चीज़ की समझ, आप पुलिस आपको कहती है कि आप आओ और आप अपना मेडिकल कराओ और आप लग पता जाएगा ये 1-2 दिन तक अगर मेडिकल नहीं होता। मैंने आपको वही कहा है ना, या बाजू तोड़ना पड़ेगा सच्ची मुच्ची वाला, या फिर ये वापस लेना पड़ेगा मुकदमा। यहाँ इस तरीके से फंस गए, ये पायडीन लगा के और आप दरख्वास्त दे के आपका ख्याल था कि ऐसे ही FIR हो जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा अब आ जाए जनाब, अब सूरत हाल क्या है। IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस साहब जो कि तकरीबन कोई 2021 से आनवर्ड यहाँ पे इस्लामाबाद में आए, दिसंबर 2021 था गालिबन, अभी आए थोड़ा सा पहले। उन पर एक इल्ज़ाम जो है ना सर्कुलेट कर रहा है, वायरल हो रहा है, कुछ वेबसाइट्स के ज़रिए भी और कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए भी और कुछ मैंने भी बात की है, ठीक है,
कि वो फ़रा खान थी ना, वो फ़रा खान है जो कि भाग गई हैं, जो नस गई हैं, पता नहीं वो भी किसी के चार्टर्ड त्यारे पे गई हैं। अब चार्टर्ड त्यारा तो ऐसे ही बन गया है जैसे। अच्छा, अब वो फ़रा खान, तो कहा गया है कि ये भी फ़रा खान गैंग के बंदे हैं और इन पर इल्ज़ाम है। और जनाब इन्होंने अपनी यहाँ पर पोस्टिंग करवाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए फ़रा खान को, जो वही फ़रा खान जिन पर यही इल्ज़ाम है कि जी आप डीसी, कमिश्नर, डीपीओ जहाँ जहाँ वो शहर के हिसाब से उसी तरह से रेट मुकर्रर करती रहीं कि जी यहाँ पर अगर कोई कम कमाई होती है तो चलो आप 1 करोड़ दे दो, अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा है तो आप 3 करोड़ दे दो, आप 4 करोड़ दे दो। अब CCPO लाहौर लगवाना है तो वहाँ पे ज़रा और रेट है। अब इसी तरह से IG इस्लामाबाद लगाना है तो यहाँ पे और रेट है। तो ये वो कहा गया कि जी इस तरह से। अच्छा, मैं साथ ये भी बता दूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने इसका कैटेगोरिकली डिनाइल एक जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जी वो फ़रा गुजर नामी खातून को किसी को नहीं जानते। ये पूरा एक उन्होंने ना एक प्रेस रिलीज़ टाइप इस्लामाबाद ICT पुलिस की ट्विटर अकाउंट से भी, वेबसाइट से वगैरह हर जगह से, सोशल मीडिया अकाउंट से ये जारी हुई है वजाहत, ठीक। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों से मैंने भी, और इसके साथ ही मैं अभी और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि कौम के सामने ये सारी चीज़ें बहुत वजाहत से आनी चाहिए। कुछ चीज़ों के मैंने डिग आउट किया है और मैंने भी कुछ सोर्सेज से बात की है, वो मैं इस वजह से कि जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूँ उसको, मैं तब तक उसको मैं कभी भी नहीं करूँगा। और मैं चूँकि एक ज़िम्मेदाराना अंदाज में बात करनी चाहिए, तो बहरहाल उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे हथे बहुत सारी चढ़ी हैं, वो मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। लेकिन साथ ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जनाब, आज़ाद ज़राए से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को इसका आर्डर करना चाहिए। इसी तरह से चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हमज़ा शहबाज साहब को भी इसका आर्डर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो सूरत हाल इनिशिएट अगर हुई है। और कुछ उसका ये भी होता है, अब कल DC इस्लामाबाद जो कि 3-4 साल से जो है ना, 4 सालों से भी गालिबन ज़्यादा हो गए, वो बैठे थे और इस्लामाबाद में और नहीं हिल रहे थे, और उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते थे। उनको कल तब्दील कर दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है ना रिपोर्ट करने की कहा गया है। तो अब उसके बाद जो है ना, अगर ये सूरत हाल ऐसी है तो इसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि ये मामला भी वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाना चाहिए कि आप सियासतदानों को तो हदफ तनकीद बनाते हैं, हम हुकूमत को, हम अपोजिशन को नहीं छोड़ते, और तो और हम कंट्रोल टावर को भी नहीं छोड़ते। अगर जजेस प्लाट लें तो हम उन पे भी बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को भी इस तरीके से कानून और आइन के शिकंजे में आना चाहिए। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि अगर फ़रा गुजर ने किसी से 1 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़, किसी से 4 करोड़, जैसे IG इस्लामाबाद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 10 करोड़ यहाँ पे फ़रा गुजर को दे के यहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र कराई, अपना पोस्टिंग करवाई इस्लामाबाद में एज एन IG, अगर ऐसा ही है और इन चीज़ों में, इन इल्ज़ामात में सदाकत है, तो फिर सिर्फ फ़रा गुजर या बाकी पीरनी साहबा या ख़ान साहब या कोई और दूसरा तीसरा या जमील गुजर या ये वो या उस्मान बुज़दार, ये सिर्फ और सिर्फ मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराए जाने चाहिए, वो ब्यूरोक्रेट्स भी ठहराए जाने चाहिए और उनको भी पकड़ना चाहिए और उनको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। कि मुझे समझ नहीं आती कि एक DC के पास 3 करोड़ कहाँ से आ गए। आज हम ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशा खाना के 4 करोड़ के तकरीबन 3.25, 3.5, 4 करोड़ के गिफ्ट खरीदे और उन्हें आगे 14-15 करोड़ पे भेज दिया, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि एक वज़ीर आज़म के पास जिसकी अपनी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए है या जितनी है, या इस तरीके से बाकी उसकी तो चलो मराहत होती हैं, उनके पास ये 4 करोड़ कहाँ से आ गया। तो अगर वज़ीर आज़म के पास 4 करोड़ नहीं आ सकता तो फिर आप 3 करोड़ एक पोस्टिंग की अगर एक SP दे रहा है, या अगर एक DIG या IG जो है ना लगने के लिए 10 करोड़ दे रहा है फ़रा खान को, अगर बिलफर्ज इल्ज़ाम है उन पर, इनसे भी पूछना चाहिए आपके पास से किधर आई ये रकम, आपने किधर से बटोरी ये रकम, आपने कहाँ से, आपकी जो तनख्वाहें हैं वो इस तरीके से जो है ना, ये सूरत हाल है। मैंने आपको बताया ना, ये सारी जो सूरत हाल होती है हमारे यहाँ, हमें तो अपना एक पता होता है यहाँ पर जो कितना ख़र्चा है, किस तरीके की क्या सूरत हाल है।
तो ये एक 19 ग्रेड का बंदा या एक 20 ग्रेड का बंदा, 18 ग्रेड का बंदा, जिसकी आप सारी मराहत भी आप लगा लें तो वो कितनी एक बन जाती होंगी 18 ग्रेड के। जब वो अपनी मैक्स पे भी पहुंच जाता है तो उसके सब कुछ भी मिला लें तो 2-2.5 लाख बन जाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस और उनके ख़र्चे देखें जनाब, इधर उधर सारा, तो वो किस तरीके से आज जो महंगाई का जो बना हुआ है सूरत हाल, उसमें क्या आप 4 करोड़ आपके पास किधर से आ गए कि आप एक पोस्टिंग की दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा अगर दे रहा है तो वो कमा भी उसी तरह से रहा है, फिर वो उसी तरीके से हराम की कमाता है और उसी तरीके से देता है। इस सर्कल को भी मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाना चाहिए और इसमें भी पूछगछ होनी चाहिए कि ये क्या तमाशा है, ये क्या सूरत हाल है, कि ये अगर ये ऐसा है तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को आप वैसे ना छेड़ें, आप डीएमजी ग्रुप को वैसे ना तंग करें कि जिस तरीके से वो कलम छोड़ को हड़ताल कर रहे, जो बेकसूर लोग हैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो काली भेड़ें हैं सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं कि उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ भी उसी तरह की इंक्वायरीज होनी चाहिए। और वो इंक्वायरी करना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाली बात नहीं है। अच्छी खासी उनको भी जो है ना वो पूछना चाहिए। जो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ही होता है, इसमें बहुत से ईमानदार लोग भी हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे ज़बरदस्त इंसान भी हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, रिटायरमेंट तक बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे भी काम करते हैं। लेकिन ये भी है कि इनके यहाँ भी ये जो है ना एक ततहीर का एक अमल शुरू होना चाहिए और इनके भी इस तरीके से सूरत हाल ये करनी चाहिए। खैर आ जाए जनाब, ये चार्टर्ड तैयारे से खान साहब चार्टर्ड तैयारे से जनाब वो इस्लामाबाद से कराची गए और कराची में उन्होंने जलसे से ख़िताब किया और जलसे से ख़िताब के बाद वो वापस आए। पहले तो सुना कि जनाब उनका त्यारा वहाँ पे कोई फ़नी ख़राबी की वजह से वो ख़राब हो गया, फिर उसके बाद उसे ठीक किया गया। अब सवाल ये उठे कि खान साहब तो बहुत ही इनकलाबी हैं। खान साहब तो कहते हैं जी अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके लिए मरे जा रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए। मैं अगली वीडियो में बहुत कुछ खोल के रखूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया ना। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो आपके फ्यूचर के लिए ये सारा कुछ हो। खान साहब जिनके कह रहे हैं ना जनाब मुझे फ़लाँ ने हटवाया है, वो हटवाया, ये किसान, उनका जिसने पत्ता गोल किया है ना और वो जो साफ़ किया है वो उनका नाम ही नहीं ले सकते, ठीक हो गया ना। ये आपका ख्याल हो कि शायद कंट्रोल टावर की तरफ मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं है, समझ आ गई है ना आपको ना। और आपका ख्याल हो कि शायद अदलिया की तरफ है, उनकी तरफ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ से उनका पत्ता साफ़ हुआ है वहाँ वो उनके ख़िलाफ़ बोल ही नहीं सकते खान साहब, ये वाली बात है। इसी वजह से जलसे में ना उनको पता है कि यहाँ पे एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट बिकता है, इस वजह से जो बिकता है वही कर दो ना। महंगाई किधर गई महंगाई, और किधर गई परफॉर्मेंस, और किधर गए 1 करोड़ नौकरियाँ, और किधर गए 50 लाख घर। आजकल उनके वही अमेरिका का जो यार है, और वो खुद नहीं कहते दूसरों से कहलवाते हैं। ये भी हिपोक्रेसी का एक लेवल है, एक मुनाफकत का। खैर खान साहब जनाब गए चार्टर्ड तैयारे पर और वहाँ पर तकरीर की और फिर वो वापस आए। अब सवाल ये उठने लगे कि वो तस्वीरें सामने आई ना कि ये चार्टर्ड तैयारा था किसका, आखिर ये किसका तैयारा था जब वो उतर के आए और जब वो सारा कुछ ये वो सूरत हाल। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जनाब वो पता चला, किसी ने सवाल किया क्या ये चार्टर्ड तैयारा तनवीर इलियास का है जिसको आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, और मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे कि जैसे पहले उन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने 10 अरब रुपए किसी को दिए, और फिर उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने को 3 अरब रुपए दिए, क्योंकि जलसों के लिए ज़रूरत होते हैं ना भाई, इस तरीके से इल्ज़ाम है उन पर। तो मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने 3 अरब रुपए दिए, और वो खैर ज़ाहिर अमीर कबीर आदमी हैं। तो उनके बारे में ये है कि जनाब उन क्वेश्चन हुए कि क्या ये तैयारा तनवीर इलियास का है। फिर कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ लोगों ने मतलब बहुत ही जानने वालों ने उन्होंने कहा कि जी अच्छा, मुझे एक ज़रिए ने ना बताया कि ये तैयारा हाशु ग्रुप का है जो कि ये मैरियट होटल के भी मालिक हैं वगैरह, जिस तरीके से। उसके बाद पता चला कि ये तैयारा एंग्रो का है, एंग्रो कंपनी का है, ठीक है जी। और इस तरीके से कुछ लोगों ने वहाँ पे बताया, और वाकई वो तैयारा एंग्रो कंपनी का था। एंग्रो की बाद में वजाहत भी आ गई कि जी बिल्कुल ये तैयारा तो हमारा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसका किराया हमने नहीं दिया।
इसका किराया किसी और ने दिया है। फिर ये सवालात उठे ना कि अगर ये एंग्रो कंपनी का है तो एंग्रो कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो एक सियासी जमात के सरबराह को इस तरह से किस तरह के दे रहे हैं। पहले तो फॉरेन फंडिंग में उनका ये सूरत हाल हुई है, वो नाअहल होने जा रहे हैं और पूरी पार्टी फारिग होने जा रही है, और कप्तान साहब भी नाअहल होने जा रहे हैं। मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं, इनके अपने यूथ ये कह रहे हैं। खान साहब ने कल के जलसे में भी कहा है कि हमें नाअहल करने का प्रोग्राम है, फॉरेन फंडिंग केस में फारिग करने का प्रोग्राम, ये खान साहब खुद कह रहे थे। अच्छा, अब उसमें कह रहे हैं कि क्या ये फॉरेन फंडिंग नहीं है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसने त्यारा दिया। थोड़ी देर के बाद उनकी वजाहत आ गई कि जी ये त्यारा तो हमारा एंग्रो का है, और लेकिन इसका किराया हमने नहीं पे किया, किराया किसी और ने पे किया। बाद में पता चला कि जी किराया वो कोई दुबई के कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने 29 लाख रुपया इसका किराया पे किया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो खान साहब जो बड़ी हमें सादगी के दर्स देते हैं, और ख़ान साहब खैर से माशाअल्लाह ख़ान साहब कराची तक उस फ़्लाइट पे नहीं जा सकते थे जो कि लोकल फ़्लाइट है, उस पे नहीं जा सकते थे, वो चार्टर्ड त्यारे पे गए हैं। वो लोकल फ़्लाइट है, अगर उस पर जाते तो वहाँ उनके साथ कोई 4-5 लोग भी जाते तो तब भी उसका ख़र्चा आने जाने का चंद लाख होता, 1-2 लाख हो जाता, ठीक हो गया ना, 4 लाख हो जाता। लेकिन 29 लाख रुपया उनका किराया पे किया है। तो खान साहब, ये जो बंदा आपका किराया 29 लाख रुपया पे कर रहा है, या तो इसने एक ही बात, तो तीसरी बात है ही कोई नहीं कि इसने पिछली हुकूमत में इतने मज़े किए हैं, और या वो फिर अगली पे नज़र रख के कि अब मैं नई ATM हूँ और जब भी 5 साल बाद आए या 6 साल बाद आए मैंने इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल आए तो फिर उसमें जो है ना, जैसे पहले लोगों ने की और फिर उन्होंने अरबों कमाए, इसमें किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है वो यही है कि भाई यार अभी कौन लंबा अरसा इंतज़ार करे, इतनी बात नहीं है। बात ये है कि बहुत सारी चीज़ का ना वो उन्होंने पहले से ही हाथ मारे हुए हैं, और जिनको पहले ही अरबों रुपए तो उनको एडवांस में कि जी आप इस तरीके से ना हमारा वो सारा कुछ खर्चा उठाएंगे या ये वो सूरत हाल करेंगे, ये है। अच्छा, मैंने उस ज़रिए से पूछा, मैंने कहा जी आपकी तो बात आम तौर पे बहुत ही ऑथेंटिक होती है, तो ये क्या, ये जो त्यारा है ये वो हाशु ग्रुप का तो नहीं निकला, ये तो वो एंग्रो बाद में पता चला कि वाकई नो डाउट उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। ये पहले से ये त्यारा जो है, ये त्यारा हाशु ग्रुप की मलकियत था। उसके बाद ये त्यारा गया बिक के वहाँ एंग्रो कंपनी के पास। अब फिर सुना है कि ये त्यारा कोई $4 लाख पर ये बराए फ़रोख्त है, और वो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 6 करोड़ से ज़्यादा बनता है। और जिसने एक घड़ी मोहम्मद बिन सलमान से ली हुई वो 8.5 करोड़ की बेच दी है। तो हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे तक ये देखें कि यही त्यारा आना जाना लगे और बार बार जलसों में यही त्यारा इस्तेमाल हो, और पता चले कि ये तो ख़ुद खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने ख़रीद लिया है, और वो जो कहे कि हमने जो चंदे की अपील की थी वो हमारे पास इतना चंदा, ये भाई ये देखें, ये भी एक ड्रामाबाजी होती है ना कि ऑलरेडी फंड्स तो आपके पास हों, लेकिन उन फंड्स को, उन ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना है उसका तरीका ये है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक रिक्वेस्ट करें कि जी आप मेरी मदद करें कि हम जो है ना, हमने इस तरीके से फ़ंड रेजिंग और आपने वो करनी है। अब फ़ंड रेजिंग उधर से किधर की कौन सी आई, वो किधर का हिसाब, पहले वालों को कोई हिसाब नहीं है। अचानक जनाब कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारी मदद की है और उन्होंने इतने पैसे हमें जमा करके दे दिए और लो जी हमने ये त्यारा ख़रीद लिया है, ठीक है। और पता चले कि वो त्यारा कोई और रकम से ख़रीदा गया है, वो पहले ही जिस तरीके से झटके लगाए गए हैं। तो ये एक बात मैं आखिरी करूँगा कि कल के जलसे में भी शेख रशीद साहब ने फिर शुरली छोड़ी है। यही तो मसला है, कौम यूथ को जो चूना लगा दे। फिर उसके बाद FFL यूट्यूबर्स ने भी करना शुरू कर दिया है अपने वीलॉग्स मुख्तलिफ। शेख रशीद साहब ने कहा है कि 30 मई तक आप देखिएगा खान साहब दोबारा हल्फ ले रहे होंगे। यही 30 मई, जो ये अप्रैल तो ख़त्म होने को आदत हो गई है, ठीक हो गया ना, ये 30 मई तक। उसके बाद वो दूसरे यूथिए का मकल शुरू हुए, वो इमरान इस्माइल, तो उन्होंने कहा जी शेख साहब ने लंबी डेट दे दी है,
हम इससे पहले गए, ये क्या चूना लगाना है ना जैसे यूथियों को, और यूथिया भी आगे से हा उन्होंने वो करनी, क्योंकि अक्ल और यूथिया, माजरत के साथ, अक्ल और यूथिया का जोड़ी कोई नहीं है। यूथिया और शऊर ये कोई दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो 190 दर्जे के एंगल पे जा रही हैं, और बिल्कुल यूं समझ लें कि बिल्कुल इनका कोई इस तरीके से कोई जोड़ी कोई नहीं है एक दूसरे के साथ। तो बहरहाल बाद उन्होंने नारे लगाना जनाब, उन्होंने कहना है कि भाई जी वो 30 मई को, जब 30 मई होगी तो यूथियों को नया चूना किसी और जलसे में शेख रशीद लगा देंगे 30 जून का या 30 जुलाई का, इस तरीके से, क्योंकि उनको पता है भाई अगर इलेक्शन अगले 2-4 महीने में नहीं होते तो इतने कहाँ जलसे हो सकते हैं पाकिस्तान में, और फिर कौन सी ऐसी सूरत हाल हो सकती है, कोई वो नहीं हो सकती, और फिर उसके बाद हमारा वोट बैंक भी गर्क हो जाएगा, हम पे बन जाएंगे केसेस। यहाँ पे ये इस वजह से फुदक रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये तड़प रहे हैं, फुड़फुड़ा रहे हैं। इनको मालूम है कि भाई ये किस तरीके से हम ये फॉरेन फंडिंग वाला केस बंद करवाएं, किसी तरीके से, और जो तोशा खाने के सब कुछ खुल रहे हैं, जो हम पूरा तोशा खाना खा गए हैं वो कहीं उसका को बंद करवाएं। इंक्वायरीज अब बंद नहीं होंगी, अब बहुत काम आगे निकल गया है भाई, मैंने आपको बताया है ना। अब थोड़ा सा चिल करें, इंतज़ार करें, देखते जाएं होता क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।